स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के दो काफी अहम हिस्सों पर गहराई से बात करने वाली हैं। जी हाँ, ये भरोसे, संपत्ति और कह सकते हैं बेईमानी से जुड़े हैं। बिल्कुल। ये हैं आपराधिक न्यास भंग यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चोरी की संपत्ति से जुड़े अपराध। हाँ, हमारे पास इस नई संहिता की ही कुछ अंश है और हमारा मकसद है इन कानूनी बारीकियों को आसान भाषा में समझना। हाँ, ताकि ये पता चले कि कानून इन स्थितियों को आखिर देखता कैसे। बिल्कुल। ये धाराएं मतलब सेक्शन 316 और 317 रोजमर्रा की जिंदगी के कई पहलुओं को छूती हैं। चाहे वो मालिक कर्मचारी का रिश्ता हो, एजेंट और मालिक का, या फिर बस कोई सामान खरीदना या रखना हो। सही। ये भरोसे के उल्लंघन और मतलब गलत तरीके से हासिल की गई संपत्ति के नतीजों के बारे में है। तो ये समझना जरूरी है कि कानून ने भरोसे और संपत्ति की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। शुरुआत करते हैं धारा 316 से, आपराधिक न्यास भंग। जी, पहली नजर में ये थोड़ा मुश्किल सा लग सकता है। ये है क्या असल में? इसे आसान शब्दों में समझे तो ये तब होता है जब किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति भरोसे पर सौंपी जाती है। अच्छा, भरोसे पर। हाँ, और या उस संपत्ति पर उसे किसी तरह का कंट्रोल दिया जाता है और वो व्यक्ति बेईमानी से उस भरोसे को तोड़ता है। भरोसे पर सौंपना और बेईमानी से तोड़ना, ये दो मुख्य बातें लग रही हैं। बिल्कुल। संहिता की धारा 316 एक इसे कैसे परिभाषित करती है? हाँ, यही दो स्तंभ है। धारा 316 एक कहती है कि अगर आपको संपत्ति सौंपी गई है और आप एक बेईमानी से उसका गबन करते हैं, मतलब मिसअप्रोप्रिएट करते हैं, उसे हड़प लेते हैं, ठीक है, या दूसरा उसे अपने इस्तेमाल के लिए बदल लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। हाँ, या फिर तीसरा बेईमानी से उसका इस्तेमाल या निपटान मतलब यूज या डिस्पोजल किसी कानून के निर्देश के उल्लंघन में करते हैं। अच्छा, कानून के निर्देश के खिलाफ। हाँ, या किसी ऐसे कानूनी अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ करते हैं जो बताता है कि उस भरोसे को कैसे निभाना था। और इसमें एक और दिलचस्प बात है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति खुद ऐसा न करके जानबूझकर किसी और को ऐसा करने देता है, हाँ, तो भी वो दोषी माना जाएगा। मतलब आंखें मूंद लेना भी अपराध हो सकता है। सही कहा, बिल्कुल। सक्रिय रूप से करना या निष्क्रिय रूप से होने देना, अगर बेईमानी शामिल है तो दोनों ही आपराधिक न्यास भंग के दायरे में आ सकते हैं। देखिए, यहाँ सबसे अहम शब्द है बेईमानी, डिसऑनेस्टली। हाँ, ये बार बार आ रहा है। हाँ, बिना बेईमानी के इरादे के अगर भरोसे का उल्लंघन होता भी है तो वो शायद दीवानी मामला बने, सिविल केस, लेकिन आपराधिक नहीं, क्रिमिनल केस नहीं। ये बेईमानी का इरादा ही लगता है इस अपराध की जान है। बिल्कुल। संहिता में जो उदाहरण दिए हैं उनसे ये बात और साफ होती है, जैसे वो एजेंट वाला मामला। हाँ, उदाहरण ग और घ इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाते हैं। मान लीजिए दिल्ली में बैठे मालिक जेड ने कोलकाता में अपने एजेंट ए को 1 लाख रुपए भेजे। ठीक है। कंपनी के कागजात मतलब शेयर या बॉन्ड खरीदने के लिए। अब उदाहरण ग, अगर एजेंट ए बेईमानी से वो पैसा अपने बिजनेस में लगा देता है, अच्छा, तो ये साफ तौर पर आपराधिक न्यास भंग है। उसने भरोसे का गलत इस्तेमाल किया जानते बूझते हुए। सीधा मामला। हाँ, लेकिन उदाहरण घ देखिए। अगर एजेंट ए अच्छी नीयत से ये सोचकर कि मालिक जेड के लिए बैंक ऑफ बंगाल के शेयर ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, मतलब मालिक के भले के लिए सोच रहा है। हाँ, मालिक के भले के लिए ओके। जेड के निर्देशों के खिलाफ जाकर वो शेयर खरीद लेता है, तो यहाँ उसकी नीयत बेईमानी की नहीं थी, भले ही उसने निर्देश तोड़े। अच्छा, तो दूसरे मामले में भले ही मालिक को नुकसान हो जाए और वो एजेंट पर हर्जाने का दावा कर सकता है। हाँ, सिविल दावा कर सकता है, पर एजेंट जेल जाने से बच सकता है क्योंकि उसका इरादा बेईमानी का नहीं था। ये तो बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। बिल्कुल, यही नियत या कह लीजिए मानसिक स्थिति, मेंटल एलिमेंट या मेंस रेया है जो आपराधिक कानून में बहुत मायने रखती है। सही। बाहरी तौर पर एक जैसा दिखने वाला काम भी इरादे के आधार पर अपराध हो भी सकता है और नहीं भी। ये तो हुई सामान्य परिभाषा और इरादे की बात, लेकिन कानून कई बार खास स्थितियों को भी सीधे सीधे मतलब एड्रेस करता है। हाँ, करता है। जैसे कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड या पीएफ या कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई का मामला। संहिता की धारा 316 में इसके लिए खास स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशंस क्यों दिए गए हैं? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये स्पष्टीकरण एक आम समस्या को सीधे कानून के दायरे में लाते हैं। अच्छा, और किसी भी शक या कंफ्यूजन को दूर करते हैं। स्पष्टीकरण एक कहता है कि अगर कोई नियोक्ता एम्प्लॉयर कर्मचारी के वेतन से
पीएफ या किसी और फंड के लिए पैसा काटता है। हाँ, जो कटता ही है अक्सर। हाँ, तो ये माना जाएगा कि वो पैसा उसे सौंपा गया था, एंट्रस्ट किया गया था। ठीक है, ये मान लिया जाएगा। हाँ, और स्पष्टीकरण 2। वो क्या कहता है? स्पष्टीकरण 2 कहता है कि अगर नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से ईएसआई एक्ट के तहत कोई अंशदान कंट्रीब्यूशन काटता है, तो वो भी उसे सौंपा हुआ माना जाएगा। अच्छा, वो भी सौंपा हुआ। जी, और अगर वो नियोक्ता उस काटे हुए पैसे को कानून के तहत जो तय समय है उसमें जमा करने में विफल रहता है, फेल हो जाता है, हाँ। तो ये माना जाएगा कि उसने बेईमानी से उस पैसे का इस्तेमाल कानून के निर्देशों के उल्लंघन में किया है। ओ, तो मतलब वो बेईमानी वाली शर्त अपने आप पूरी हो गई अगर टाइम पे जमा नहीं किया। हाँ, कानून ये मान लेगा, यानी ये सीधे सीधे आपराधिक न्यास भंग बन जाएगा। तो मतलब पीएफ या ईएसआई का पैसा काट कर जमा ना करना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चूक नहीं बल्कि एक क्रिमिनल केस है इस धारा के तहत। बिल्कुल। ये तो लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत अहम जानकारी है। हाँ, ये प्रावधान नियोक्ता की जिम्मेदारी को बहुत बहुत स्पष्ट कर देता है। संहिता में और भी उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि ये कानून कितना व्यापक है। जैसे वसीयत का निष्पादक एग्जीक्यूटर जो संपत्ति हड़प ले, गोदाम मालिक जो सामान बेच दे, अच्छा, सरकारी खजांची जो पैसा गबन कर ले, या ट्रांसपोर्टर जो माल गायब कर दे। ये सब भरोसे के अलग अलग रूप हैं जहां ये धारा लागू हो सकती है। सही, अलग अलग तरह के भरोसे। चलिए अब सजाओं की बात करते हैं क्योंकि यहीं से अपराध की गंभीरता का अंदाजा लगता है। जी। धारा 316(2) में सामान्य आपराधिक न्यास भंग के लिए क्या सजा है? सामान्य मामलों के लिए सजा 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती है। 5 साल तक या जुर्माना या दोनों, ठीक है। लेकिन फिर कुछ खास लोगों या स्थितियों के लिए सजा ज्यादा सख्त क्यों हो जाती है? हाँ, हो जाती है। हाँ। जैसे धारा 316(3) में वाहक मतलब कैरियर, घाटवाल या गोदाम मालिक के लिए 7 साल तक की सजा है। हाँ, यहाँ सजा थोड़ी बढ़ जाती है। क्यों? शायद इसलिए कि इन भूमिकाओं में संपत्ति सौंपना आम बात है और भरोसे का स्तर भी शायद अलग माना जाता है। अच्छा। वाहक या गोदाम मालिक को बड़ी मात्रा में सामान सौंपा जाता है। हाँ, सही बात है। और धारा 316(4) में क्लर्क या नौकर के लिए भी 7 साल तक की सजा है अगर उन्हें नौकरी के दौरान संपत्ति सौंपी गई हो। क्लर्क या नौकर के लिए भी 7 साल? हाँ, क्योंकि वो अक्सर मालिक के रोजमर्रा के कामकाज और संपत्ति के काफी करीब होते हैं। ये भी तर्कसंगत लगता है। लेकिन सबसे बड़ा उछाल तो धारा 316(5) में दिखता है। हाँ, वो काफी महत्वपूर्ण है। लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट या बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटर्नी या एजेंट, इनके लिए सजा सीधे आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकती है। जी हाँ। आजीवन कारावास था। ये इतना बड़ा अंतर क्यों? सामान्य केस में 5 साल और यहाँ आजीवन कारावास तक। यहाँ कानून एक बहुत स्पष्ट संदेश दे रहा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो जिन भूमिकाओं में समाज या व्यक्ति सबसे ज्यादा भरोसा जताता है, हाँ, वहाँ उस भरोसे को तोड़ने की सजा भी सबसे ज्यादा गंभीर है। अच्छा, लोक सेवक जनता के पैसे और अधिकारों के संरक्षक माने जाते हैं। सही। बैंकर, व्यापारी, एजेंट वगैरह वित्तीय मामलों में विश्वास पात्र होते हैं, ट्रस्टीज की तरह। हाँ, तो इन पदों पर बैठे लोगों से ईमानदारी के बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड की उम्मीद की जाती है। तो मतलब जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना बड़ा भरोसा और उसे तोड़ने पर उतनी ही सख्त सजा। बिल्कुल सही, यही तर्क है। ये तर्क समझ आता है। हाँ, कानून मानता है कि इन पदों पर किया गया न्यास भंग सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम और सामाजिक भरोसे को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए निवारण मतलब डिटरेंस के लिए कठोर दंड जरूरी समझा गया है। ठीक है, तो ये था आपराधिक न्यास भंग और उसकी सजाओं का मामला। अब उस स्थिति पर आते हैं जब कोई संपत्ति पहले ही गलत तरीके से हासिल की जा चुकी हो। जी। यानी चोरी, उगाही, लूट वगैरह से। इसके बाद क्या होता है? यहाँ आती है धारा 317, चोरी की संपत्ति प्राप्त करना या रखना। हाँ, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। सबसे पहले चोरी की संपत्ति, स्टोलन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है इस धारा के तहत? क्या सिर्फ चोरी वाली? नहीं, धारा 317 सब क्लॉज 1 इसे काफी व्यापक रूप से परिभाषित करती है। चोरी की संपत्ति सिर्फ वो नहीं जो चोरी, थेफ्ट से मिली हो। अच्छा। इसमें वो संपत्ति भी शामिल है जिसका कब्जा, उगाही, एक्सटॉर्शन या लूट,
रॉबरी से हासिल किया गया हो। अच्छा, तो इसमें और भी अपराध शामिल हैं, उगाही और लूट भी? हाँ, और भी। इसमें वो संपत्ति भी आती है जिसका आपराधिक दुर्विनियोग, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन किया गया हो। ये क्या होता है? मतलब किसी और की गिरी पड़ी या भूली हुई संपत्ति को बेईमानी से अपना बना लेना। अच्छा, वो भी? और वो संपत्ति भी जिसके संबंध में अभी हमने जिस अपराध की बात की, आपराधिक न्यासभंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किया गया हो। वाह, तो ये परिभाषा तो लगभग सभी बड़े संपत्ति अपराधों से मिले संपत्ति को कवर कर लेती है। बिल्कुल। और ये भी लिखा है कि भले ही ये मूल अपराध भारत के बाहर हुआ हो, संपत्ति यहाँ चोरी की संपत्ति मानी जा सकती है। जी हाँ, परिभाषा की यही व्यापकता इसे प्रभावी बनाती है। वैश्वीकरण के दौर में ये भारत के बाहर वाला हिस्सा अहम है। सही। अपराध कहीं भी हो, अगर उसकी आय मतलब प्रोसीड्स यहाँ आती है और कोई उसे जानते बूझते रखता है तो वो इस कानून के दायरे में आ सकता है। हालांकि एक छोटा सा अपवाद है, अगर वो संपत्ति बाद में कानूनी तौर पर हकदार व्यक्ति के पास वापस पहुंच जाती है तो वो चोरी की नहीं रह जाती। अच्छा, ये भी ठीक है। ठीक है, अब आते हैं मुख्य अपराध पर, जो धारा 317(2) में है, बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना या रखना। हाँ, डिसऑनेस्टली रिसीविंग और रिटेनिंग। यहाँ भी बेईमानी शब्द आ गया, लेकिन क्या सिर्फ संपत्ति रखना ही काफी है अपराध के लिए? नहीं, यहाँ फिर से वो मानसिक स्थिति, मेंटल एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से वही नियत वाली बात। हाँ, धारा 317(2) कहती है कि व्यक्ति को ऐसा करते समय ये जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए, नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव। हाँ, ये होना चाहिए कि वो संपत्ति चोरी की है। जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए, ये साबित करना शायद आसान नहीं होता होगा। ये मुश्किल हो सकता है। मतलब अगर कोई अनजाने में चोरी का सामान खरीद ले तो? अगर सच में अनजाने में खरीदा है बिना किसी शक या जानने के कारण के, तो वो इस धारा के तहत अपराधी नहीं होगा। लेकिन अगर परिस्थितियां ऐसी थीं कि किसी भी सामान्य समझ वाले व्यक्ति को शक होता, जैसे कोई बिल्कुल नई महंगी चीज आपको कौड़ियों के दाम पर बेच रहा हो, सड़क किनारे, बिना किसी बिल के, हाँ, तब तो शक होना चाहिए। हाँ, तो ऐसी स्थिति में विश्वास करने का कारण माना जा सकता है। ये सबूतों पर निर्भर करेगा, केस टू केस। और इस सामान्य अपराध की सजा क्या है अगर ये साबित हो जाए? इसकी सजा 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है। 3 साल? लेकिन जैसे न्यास भंग में था, क्या यहाँ भी कुछ मामलों में सजा बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है? हाँ, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। कौन से मामले हैं वो? धारा 317(3) एक बहुत गंभीर स्थिति से निपटती है जब चोरी की संपत्ति डकैती, डिकॉइटी से हासिल की गई हो। डकैती यानी 5 या उससे ज्यादा लोगों द्वारा मिलकर की गई लूट। हाँ भाई, वो एक बेहद संगीन अपराध माना जाता है। तो अगर किसी ने डकैती का माल जानते बूझते हुए लिया या रखा, तो सजा क्या होगी? सजा बहुत कठोर है। आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आजीवन कारावास या 10 साल तक की कठोर कारावास, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, और जुर्माना भी। 10 साल तक की कठोर कारावास और जुर्माना। हाँ, यहाँ तक कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति से संपत्ति लेता है जिसके बारे में उसे पता है या शक है कि वो डकैतों के गिरोह का सदस्य है, तब भी यही सजा लागू होती है। बाप रे, आजीवन कारावास? सामान्य चोरी की संपत्ति रखने पर 3 साल तक और डकैती वाली पर आजीवन कारावास तक? इतना बड़ा अंतर फिर से क्यों? ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है और इसका जवाब डकैती की गंभीरता में छिपा है। अच्छा। डकैती में अक्सर हिंसा या उसका गंभीर खतरा शामिल होता है। ये समाज में बड़े पैमाने पर डर पैदा करती है। हाँ, ये तो है। इसलिए कानून डकैती के नेटवर्क के हर हिस्से पर सख्ती करना चाहता है, न सिर्फ डकैतों पर बल्कि उन पर भी जो उनसे माल खरीदते या रखते हैं, जिन्हें रिसीवर्स कहते हैं। ये कठोर सजा डकैती को आर्थिक रूप से अनाकर्षक बनाने और ऐसे नेटवर्क को तोड़ने का एक प्रयास है। समझ गई। और एक और स्थिति है जहां सजा इतनी ही सख्त है, धारा 317(4). हाँ, ये उन लोगों के बारे में है जो आदतन हैबिचुअली ऐसी संपत्ति का लेन देन करते हैं। जी हाँ, ये उन लोगों को निशाना बनाती है जिन्होंने चोरी का माल खरीदना बेचना अपना पेशा ही बना लिया है। अच्छा, जो रोज यही काम करते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति आदतन ऐसी संपत्ति लेता या बेचता है जिसे वो जानता है या मानने का कारण रखता है कि वो चोरी की है, तो उसे भी आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यहाँ भी आजीवन कारावास तक? हाँ, यहाँ आदतन शब्द महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि ये कोई एक बार की गलती नहीं बल्कि एक स्थापित पैटर्न है। और ये संगठित अपराध की ओर इशारा करता है शायद। बिल्कुल, ये संगठित अपराध या संपत्ति के अधिकारों के लिए लगातार खतरे का संकेत देता है, इसीलिए इतनी कड़ी सजा। तो कानून मानता है कि ऐसे लोग
संपत्ति अपराधों को लगातार बढ़ावा देते हैं, इसलिए उनके लिए भी डकैती का माल रखने जितनी ही सख्त सजा रखी गई है। सही, बिल्कुल सही समझा। ठीक है। और आखिर में धारा 317(5) भी है। ये किसके बारे में है? ये उन लोगों के बारे में है जो सीधे संपत्ति लेते या रखते नहीं, बल्कि उसे छिपाने या ठिकाने लगाने में मदद करते हैं। अच्छा, यानी जो अपराध के बाद सबूत मिटाने या माल खपाने में सहायता करते हैं। हाँ, वही असिस्टिंग इन कंसीलमेंट, जो कोई स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति को छिपाने, हटाने या ठिकाने लगाने में मदद करता है, जानते हुए कि वो चोरी की है। हाँ, जिसे वो जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वो चोरी की है, उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये उन सहायकों, एक्सेसरीज आफ्टर द फैक्ट, पर भी शिकंजा कसता है। बिल्कुल। तो अगर हम इन दोनों धाराओं 316 न्यासभंग और 317 चोरी की संपत्ति को मिलाकर देखें तो क्या मुख्य सबक निकलते हैं? निचोड़ क्या है? पहला बड़ा सबक है भरोसे की अहमियत। हाँ, आपराधिक न्यासभंग धारा 316 हमें बताता है कि जब कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है, खासकर संपत्ति से जुड़ी, तो उसे बेईमानी से निभाना एक गंभीर अपराध है। और नियत यहाँ सब कुछ है। हाँ, नियत, इरादा, वो बहुत जरूरी है। और दूसरा सबक चोरी की संपत्ति धारा 317 से जुड़ा है। हाँ, वो ये कि अपराध से हुई कमाई को जानबूझकर संभालना या उससे डील करना भी अपराध है। और यहाँ सिर्फ जानना ही नहीं, बल्कि विश्वास करने का कारण होना भी आपको मुसीबत में डाल सकता है। बिल्कुल, आंखें खुली रखनी होंगी। और हमने ये भी देखा कि कानून अलग-अलग स्थितियों के लिए अलग-अलग सजा तय करता है। जी हाँ, ये सजाएं दर्शाती हैं कि समाज कुछ भूमिकाओं में भरोसे को कितना ऊंचा मानता है, जैसे लोक सेवक या बैंकर, और कुछ अपराधों को कितना गंभीर समझता है। हाँ, जैसे डकैती या आदतन अपराध। सजा का ये अंतर समाज के मूल्यों को दिखाता है। तो कुल मिलाकर ये धाराएं सिर्फ कानूनी शब्दावली नहीं है, ये आर्थिक लेन-देन और सामाजिक रिश्तों में ईमानदारी और जिम्मेदारी की सीमाओं को परिभाषित करती हैं। सही कहा। ये संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करने और बेईमानी को रोकने के लिए बनाई गई हैं। बिल्कुल, ये कानून उस ताने बाने का हिस्सा हैं जो समाज में व्यवस्था और विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि दूसरों की संपत्ति या भरोसे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये थी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 और 317 पर हमारी गहरी बातचीत। उम्मीद है कि इससे इन प्रावधानों को और उनके पीछे के तर्क को समझने में मदद मिली होगी।